हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। तो जो हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ चल रहा है उसमें अध्याय 14 श्वसन और गैसों का विनिमय पार्ट 5 हमारा चल रहा है। 4th हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज हम पढ़ेंगे गैसों का विनिमय, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आपको लास्ट में हम एमसीक्यूज़ कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूपिका गैसों के विनिमय का क्या होता है? प्राथमिक स्थल होता है। ठीक है, कूपिका जो है वो गैसों के विनिमय का प्राथमिक स्थल है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। ठीक है, गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। तो गैसों का विनिमय यानी डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस कैसे होती है? ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, और ये दो टाइप्स होती है। एक होता है गैसों का विनिमय होता है कूपिका और रुधिर के मध्य होता है ना, बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड के बीच में होता है, जो कि प्राथमिक स्थल होता है गैसों के विनिमय का। कूपिका जो है वो प्राथमिक स्थल होता है विनिमय का। ठीक है, प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, और जो सेकंड होता है वो रुधिर और ऊतक के बीच में होता है। तो सेकंड क्या होता है? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय जो है वो सरल विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाएगा कि गैसों का विनिमय जो है वो सरल विसरण विधि द्वारा होता है। इसमें जो कूपिका होती है, ठीक है, जो कूपिका होती है वो कैसी बनी होती है? परतों की बनी होती है। ठीक है, इसमें जो आंतरिक परत होती है, ठीक है, वो बनी होती है सरल घनाकार उपकला की। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूमोसाइट्स कोशिका कहते हैं। ये कैसे? सरल घनाकार कोशिका की बनी होती है जिसे हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, बीच में क्या होता है? एक आधारीय झिल्ली होती है। ठीक है, जो कि बीच का खाली गैप जो होता है उसे हम आधारीय झिल्ली कहेंगे। और जो है ब्लड की कोशिका जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है, ये मिलके तीनों मिलके क्या बनाती है? डिफ्यूज़न की मेम्ब्रेन बनाती है। ठीक है, ये तीनों मिलके विसरण झिल्ली बनाती हैं, जिससे कि क्या होता है? विसरण होता है। तो विसरण की जो गैसों का जो विसरण होता है वो निर्भर किस किस पे करता है? तो फर्स्ट है आपका विसरण झिल्ली की मोटाई पर। फर्स्ट है मोटाई पर। किस पर? विसरण झिल्ली की मोटाई पर। सेकंड है दाब प्रवणता पर, दाब प्रेशर ग्रेडियंट पर। ठीक है, दाब प्रवणता पर। और थर्ड है गैसों की घुलनशीलता पर। किसकी? गैसों की घुलनशीलता। ठीक है, घुलनशीलता पर। और ये जो है तीनों झिल्लियाँ मिलकर इनका जो आकार जो होता है, मतलब ये इसकी मोटाई कितनी होती है? 0.1 mm से भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गैसों का विनिमय दिया है। इसमें गैसों का विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें O2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया मुख्यतः फेफड़ों और ऊतकों में होती है। इसकी क्या है? घुलनशीलता के समानुपाती होता है, दाब प्रवणता के समानुपाती होता है और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उतना ही कम डिफ्यूजन होगा, और जितनी कम मोटाई होगी, जितनी पतली होगी उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है अंतःश्वसन निःश्वसन के। ये देखिए, ये अंतःश्वसित हुई वायु, तो इसमें जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो 104 mm ऑफ Hg होगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से ब्लड में आएगा, तो ब्लड में इसका कितना होगा? 95 mm Hg होगा। ठीक है, फिर ये फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए सिस्टमिक धमनी में ऑक्सीकृत रक्त आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 95 हो गया। ठीक है, और जैसे ही फिर ये ऊतकों में जाएगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, ऊतकों में कितना हो जाता है? 40 mm Hg हो जाता है। फिर यहाँ से जो ऊतक से है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कितना होगा? दाब जो है वो होगा प्रेशर ऑफ
CO2 वो होगा 45 mm ऑफ Hg, ठीक है। फिर जैसे ये बाहर जाएगी, इसका जो दाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना होगा, वो होगा 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये डायग्राम दिया गया है। वायु, कुपिका एवं शरीर ऊतकों के बीच गैसों के विनिमय जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त के साथ वहन का आरेखीय चित्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गैसों का मिश्रण। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं। उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः प्रेशर ऑफ O2 तथा प्रेशर ऑफ CO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दोनों गैसों के आंशिक दाब की तालिका दी गई है। ये तालिका बहुत इंपॉर्टेंट है और सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कुपिका से रक्त और रक्त से ऊतकों के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देती है। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से और रक्त से कुपिका की तरफ। चूँकि CO2 की घुलनशीलता O2 की घुलनशीलता के 20 से 25 गुना जो है वो अधिक होती है, ठीक है। तो जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता है वो ऑक्सीजन की तुलना में कितनी होती है, 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। अब हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं। गैसों का विनिमय आंशिक दाब के अंतर पर निर्भर करता है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट पर, ठीक है। और एल्वेलाई की दीवार पतली होती है, कितनी 0.5 mm माइक्रोमीटर की होती है। उसकी बड़ी सतह क्षेत्रफल लगभग 70 to 100 मीटर स्क्वायर विनिमय को प्रभावी बनाता है। हीमोग्लोबिन की O2 के प्रति जो आकर्षण होता है वो pH और CO2 पर निर्भर करता है। इसे हम बोहर इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अधिक होती है, अतः विसरण झिल्ली में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 और O2 की तुलना में अधिक होती है। विसरण झिल्ली का मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो कुपिका है वो 3 स्तरों की बनी होती है, ठीक है। ये कुपिका की पतली शल की परत जिसे हम शल की एपिथेलियम कहते हैं, और कुपिका की कोशिकाओं की अंतः कला और उसके बीच जो आधारीय तत्व होता है जो कि पतली आधारीय झिल्लिका बनाता है, तथा सहायक शल की उपकला जो कि ब्लड की होती है, ब्लड कैपिलरीज की होती है। आधारीय झिल्ली और रक्त कोशिका की अंतःकला यानी कि एंडोथेलियम एकल परत द्वारा घिरी होती है। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी गैसों का परिवहन, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे अब हम। हीमोग्लोबिन रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोह युक्त वर्णक होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु 4 O2 अणुओं के वहन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो 97% है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, और जो 3% होता है वो प्लाज्मा में घुल्य अवस्था में होता है, ठीक है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु 4 O2 अणुओं का वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है, और CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के से प्रतिशत संतृप्ति को प्रेशर ऑफ O2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मॉइड वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र या डिफ्यूजन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से बंधन को प्रभावित करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि गैसों का परिवहन किस रूप में होता है। तो ये है ऑक्सीजन 97% हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है। 3% ये प्लाज्मा में घुल्य अवस्था में होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है वो 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। 23% हीमोग्लोबिन से जुड़कर यानी कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और 7% जो है वो प्लाज्मा में घुल्य अवस्था में होता है, ठीक है। ये है डायग्राम जिसमें कुपिका दी गई है, ठीक है। कुपिका की ये शल की उपकला दी गई है, ये है आधारीय झिल्ली,
और ये है रक्त कोशिका की अंतःकला। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, झिल्ली बनाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब हम MCQs करते हैं। स्टार्ट करते हैं MCQ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विसरण यानी डिफ्यूजन विधि द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्वोलाई में ऑक्सीजन का आंशिक दाब प्रेशर ऑफ O2 लगभग होता है, तो एल्वोलाई यानी कि कुपिका में कितना होता है, अभी हमने पढ़ा है। ऑप्शन ए है 40 mmHg, ऑप्शन बी है 45 mmHg, ऑप्शन सी है 104 mmHg, ऑप्शन डी है 159 mmHg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। कुपिका में कितना होता है, 104 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिरापरक रक्त, ठीक है, वेन्स ब्लड में प्रेशर ऑफ O2 लगभग होता है, तो इसमें कितना होता है। ऑप्शन ए है 40 mmHg, ऑप्शन बी है 104 mmHg, ऑप्शन सी है 95 mmHg, ऑप्शन डी है 159 mmHg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 95 यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आप कमेंट में मुझे आंसर जरूर देखिएगा, मैं देखूंगी। शिरापरक रक्त ना, वेन्स का जो रक्त होता है इसमें कितना होता है, इसमें 40 mm ऑफ Hg होता है। सॉरी, आप कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन से जुड़कर परिवहन होता है, तो ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है जो हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, तो ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 97% और डी है 100%। तो जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से 97% जो है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन होता है। ऑप्शन ए है घुली अवस्था में, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन से जुड़कर, ऑप्शन सी है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, ऑप्शन डी है RBC में गैसों के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 70% होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, ठीक है। 23% उसका होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, HbCO2 के रूप में, और जो बचा हुआ 7% होता है वो प्लाज्मा में घुली अवस्था के रूप में होता है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Like, share, comment and subscribe to Deep NEET Academy. Thanks for watching.